में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने लॉ ऑफ मोशन की ये जाना था कि बेसिकली कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर जानने वाले हैं, उनकी हमने ओवरव्यू देखा था। यानी लगभग मैंने आपको एक समरी दे दी थी पूरे चैप्टर की रिकैप के फॉर्म में। यानी आप आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं सारी मैंने आपको चीज़ें बता दी थी हर टॉपिक के बारे में। उसके अगले भी बताया था मैंने आपको बैलेंस्ड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, और मैंने आपको बताया था न्यूटन फर्स्ट लॉ। उसके कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहा था। अब अगले एग्जांपल पर आ जाते हैं। जैसे कि आगे क्या बोला गया, मैन गेटिंग थ्रोन आउट ऑफ द बस फॉल्स टू फॉरवर्ड। जहाँ ये सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने आपको ट्रेन का एग्जांपल लिया था, उन्होंने बस का एग्जांपल लिया। जब भी बस में अगर आप बैठे हो, बस भी छोड़िए आप कार में भी बैठे हो, तो आपको ये चीज़ें फील हुई होंगी। क्या फील हुई है कि आपको कि जब भी कार रुकती है, अगर धचका देके, अगर आपने चाहे कहीं भी नहीं देखा हो आपने, तो आपने मूवीज़ वगैरह तो देखी होंगी ना। जब भी आप क्या देखते हैं, एक्सीडेंट कैसे होता है। जब भी गाड़ी का एक्सीडेंट कहीं पर होता है तो बंदा तो कार के अंदर सेफ रहना चाहिए उसे, लेकिन उसका सर जो होता है वो स्टीयरिंग से टकराता है, तो यहीं से उसका एक्सीडेंट होता है। और स्टीयरिंग से क्यों टकराया, क्योंकि उसका जो ऊपर पोर्शन था वो उसे माना जाता है कि वो रेस्ट पे था, और लोअर पोर्शन उसका मोशन में था कार के संग। लेकिन जैसे ही हुआ तो हम उसको उसी मोशन में रहना था, यानी आगे वाले को मोशन में ही रहना था, ऊपर वाले को रेस्ट में रहना था। लेकिन जब वो नीचे वाला रुक गया, ऊपर वाला भी अपनी स्पीड से चल रहा था, एकदम से वो आगे जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं उसको। एथलीट्स रन एंड टेक्स अ हाई जंप। जब आप पीछे वो जलता है हाई जंप लेने के लिए। शूटिंग इन अ बस, राउंड अबाउट पर जब बस घूमती है तो उसका। ऐसे कुछ एग्जांपल हैं इसके, आप उसे देख सकते हैं आराम से। आप बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसको आप रिलेट कर सकते हैं लाइफ में। अब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ आ जाते हैं। लॉ ऑफ मोशन कह रहा हूँ मैं, लॉ ऑफ मोशन पर आ जाते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द एक्सेलरेशन फाउंड बाय इट। बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ा सा अजीब सा माना जाता है, लेकिन जो इसकी रियल डेफिनेशन है वो ये होती है। जो चेंज ऑफ रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है उसको हम बोलते हैं क्या, फोर्स की डेफिनेशन बताता है कुल मिलाकर ये। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या बताता है, ये फोर्स की डेफिनेशन के लिए बोलता है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। ये जो लाइन मैंने बोली, क्या बोली कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इज डायरेक्टली, लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ये चीज़ जो है ये आप याद रख लेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं, 2-3 चीज़ें चेंज कर देगा इसमें। जैसे कि कभी लीनियर मोमेंटम देगा, एंगुलर मोमेंटम दे देगा, कभी मोशन दे देगा, कभी वेलोसिटी दे देगा। ऐसे करके चेंज कर करके पूछ लेता है आपसे कि आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। अब आइए देखते हैं आगे और क्या बताया जा रहा है हमसे। लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहा है हमसे। अब यहाँ पर हम और क्या क्या चीज़ें बताते हैं, हम यहाँ पर बताते हैं कि पर इतना काफ़ी है। अब हम यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ आ जाते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है लॉ ऑफ मोशन का, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि कहने का तात्पर्य है, बहुत छोटी सी इसकी जो डेफिनेशन होती है, लेकिन इसका जो यूज़ होता है वो काफ़ी वाइड होता है। इतना वाइड होता है कि बेसिकली दुनिया की हर चीज़ में ये चीज़ अप्लाई हो रही है। मैं आपको बता दूं, हर कॉन्सेप्ट को इसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये अप्लाई होता है, और ये लॉ ऑफ मोशन कहीं भी फेल नहीं होते हैं। जैसे कि आप ब्लैक होल की बात करेंगे तो वहाँ तो फेल हो गई, ब्राइट होल की बात करेंगे तो वहाँ तो फेल हो गई, क्योंकि इंटर सेलेस्टियल चीज़ों में आप जाएंगे तो वहाँ तो लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होंगे ना। जितने भी हमारे अर्थ के सराउंडिंग्स की बात है तो वहाँ पर सारे फोर्सेस अप्लाई होते हैं। इन्हीं की वजह से इसी पर हमारी आधी से ज़्यादा फिजिक्स टिकी हुई है। बेसिकली क्या बोलता है ये हमसे कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसका हमें अपोजिट रिएक्शन देखने को मिलता है। सबसे अच्छा एग्जांपल, तुम जाना रोड पे जाके किसी को चांटा मार देना, कस के खिंचा के वहीं खड़े रहना, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। उतनी ज़ोर से तुम में थप्पड़ आएगा। तो बेसिकली बात यह है कहने की कि जब भी कोई एक्शन होता है क्योंकि उसके अपोजिट एक रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर आप पर एक फोर्स लगाया तो मुझे भी लगेगा कि हाँ यार मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे नहीं लगेगा कि मैं बिल्कुल कोई रुई में धक्का दे रहा हूँ। रुई में भी मेरे को थोड़ा बहुत फोर्स फील होगा। कहने की बात यह है कि एवरी एक्शन, जब मान लीजिए मैंने एक्शन किया कि मैंने फ़ोन पिकअप किया,
तो मैंने जब फ़ोन पिकअप किया तो मैंने उस पर एक फ़ोर्स अप्लाई किया। ये फ़ोर्स मेरे को भी अप्लाई होगा, क्योंकि मैं अगर इसको हल्का छोड़ दूँ तो मैं नीचे चला जाऊँगा मेरे हाथ इसके संग। तो ये बात है कहने की। और कभी-कभी इसके संग मोशन होता भी है, कभी नहीं भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपने एक स्टूल को धक्का दिया, वो आगे बढ़ गया, लेकिन आपने दीवार को धक्का दिया, आपने वॉल को धक्का दिया, तो वो दीवार आगे नहीं बढ़ी। वो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर भी एक्शन रिएक्शन ही अप्लाई हो रही है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो सामने वाली चीज़ है वो ज़्यादा रिजिड है, उसका मास ज़्यादा है, उसकी स्टैटिक चीज़ ज़्यादा है, स्टैटिक वेलोसिटी ज़्यादा है, उसकी स्टैटिक पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसकी वजह से नहीं हो पाती है वो मोशन उसका। लेकिन तब भी अगर धक्का लगाते जाएंगे तो आप भी पीछे पीछे धड़कते जाएंगे थोड़ा। तो जो चीज़ हो रही है बेसिकली वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही हो रही है। जब भी हम सैटेलाइट को टेक ऑफ करते हैं, सैटेलाइट को बहुत ज़्यादा नीचे थ्रस्ट लगाता है, बहुत ज़्यादा नीचे फोर्स लगाता है। तो इसलिए लगाता है क्योंकि वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको वो एस्केप कर सके। जब वो वैसा करेगा तभी वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल पाएगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल पाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दुनिया ज़माने के। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट में क्या होता है, जब भी कोई कैचर कैच करता है तो अगर बहुत ऊंचाई से आ रहा है, कभी तो अपने हाथ ऊपर करके लेता है, कभी वो जब हाथ नीचे डाउनवर्ड मोशन में लाता है तो बॉल पकड़ने का उसे थोड़ा पीछे को ले आता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो उसे रिटार्डेशन कर रहा है, यानी कि उसे पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड से, काफ़ी ज़्यादा फोर्स से, जो अब मैं स्पीड बोलूँगा तो आप फोर्स ही समझिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि स्पीड मैंने आपको बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, और जो मोमेंटम होता है वो mv होता है, तो वेलोसिटी पे डिपेंड तो करेगा ही। तो वेलोसिटी से आप मेरा मतलब वही समझिएगा, क्योंकि आप मेरे को नीचे कमेंट करके बोलो कि सर आप वेलोसिटी क्यों बोल रहे हो यहाँ पर फोर्स के टर्म्स में। तो बहुत वेलोसिटी से फोर्स से बॉल आ रही होती है, तो क्या होता है कि जब वो रिटार्ड करता है बॉल को, यानी कि पीछे को ले जाता है, उसे रिटार्डेशन बोलते हैं फोर्स का या वेलोसिटी का। तो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वो कम हर्ट हो। अगर वो बिल्कुल ऐसे हम बिल्कुल रिजिड हाथ करके लेगा तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, बहुत ज़्यादा उसे हर्ट होगा। लेकिन अगर वो पीछे ले लेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसी वजह से ऐसा होता है। अगर मैं बोलूँ, जब भी आप पुली से पानी लेते हैं तो क्या करते हैं आप उतना ज़्यादा फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक पुली है, वेल में है, वो पुली के थ्रू एक बाल्टी वेल में है जिससे पानी ऊपर आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए वो हवा में है। लेकिन आपसे मैंने बोला कि आप इसको ऊपर ना लाएंगे ना नीचे लाएंगे, आप उसको वहीं रखेंगे, तो आप वहाँ पर एक्शन रिएक्शन ही कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको उसका मोशन करना है तो या तो आप उसके नीचे जो mg लग रहा है उसकी ऊपर की जो आर है आप उसको इंक्रीज़ करेंगे तो बाल्टी ऊपर आएगी। लेकिन अगर आप उतना फोर्स उसको नहीं दे पाए तो वो जो बाल्टी है वो नीचे जाती जाएगी। समझ सकते हैं आप मेरी बात, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ऐसे क्या लीनियर मोमेंटम की बात निकल कर आती है। लीनियर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम और फोर्स, इम्पल्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मूवमेंट बेसिकली यही होता है mv। अब ये इससे अलग कैसे होता है वो आपको आगे समझ में आएंगी चीज़ें, जब हम फोर्स की और अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये पढ़ा मोमेंट ऑफ फोर्स, ये आपको पता चलेगा कि फोर्स से कैसे अंतर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह अप्लाई होता है फिजिक्स पर। इस पर भी आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स कॉन्सेप्ट टिके हुए हैं इस पर। मोमेंटम का कंजर्वेशन ये कहता है कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम ज़ीरो होगा तो लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होगा, यानी कि अप्लाइड और इनिशियल और फाइनल हमेशा इनिशियल और फाइनल का सेम रहेंगे, या उनका जो सब्सट्रैक्शन होगा वो ज़ीरो आएगा। तो इसे आप दोनों जगह से बोल सकते हैं। जैसे कि कोलिजन की बात करते हैं हम, अगर मैं इलास्टिक कोलिजन का एक तो नाम आप छोड़ दीजिए, अभी इलास्टिक प्लास्टिक ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। मान लीजिए मैंने एक बॉल फेंकी, आपने भी वहाँ से बॉल फेंकी, तो अगर मैंने धड़कती हुई बॉल आ रही है और वहाँ से भी आ रही है, और उसको मैंने ऐसे मूवमेंट में डाला कि वो बाउंस नहीं करे। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ से 3 मीटर पर सेकंड से स्पीड आ रही है, बॉल आ रही है साउथ डायरेक्शन में और नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो क्या होगा, दोनों वहीं पर रुक जाएगी बॉल, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन हमको बराबर फील हो रहा है। लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा और इसका जो बेसिकली जो माइनस करके आएगा वैल्यू वो ज़ीरो आएगी हमारे पास। तो ऐसे इसको हम देख लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर इम्पल्स की बात आती है। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स बेसिकली होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब हम ज़्यादा फोर्स रिलेटिवली अप्लाई करते हैं तो उसको हम इम्पल्स कहते हैं।
यहाँ पर क्या निकल कर आता है बेसिकली कि जब भी जैसे कि मान लीजिए बॉल की हिटिंग हो रही है बैट से, तो जब बैट पे बॉलर डालता है और बैट में छक्का मारता है तो बहुत कम टाइम के लिए उस पर फोर्स अप्लाई होता है। तो यही चीज़, यह कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई हो रहा होता है उस टाइम। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख सकते हैं। और क्या होता है, जैसे ही वो ज़्यादा फोर्स से मारता है तो बिल्कुल कटाक से आगे बॉल गलती है और आगे जाके उसका मोशन होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इम्पल्स का ही कॉन्सेप्ट है। और जब भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक लार्ज फोर्स अप्लाई हुए, जिसे हम F/T कहते हैं, I = इम्पल्स, उसको हम यहाँ पर ये कहते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है ये सब हम आगे पढ़ेंगे आगे वाले अपने चैप्टर में। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनके पेपर हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए और जिनके नहीं हैं उनको आप आगे पढ़िए। अगर आप 11th के दृष्टिकोण से इसको पढ़ रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, और बाकी नहीं तो आप अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।